Namaste all of you. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science with Oja sir. And in this video I am going to start the first chapter of class 9th history, and the name of the chapter is the French Revolution. The most important chapter, the most important topic, not only for class 9th but also for competitive exams. आज हम लोग जा रहे हैं शुरू करने क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक की महत्व केवल क्लास 9th के एग्जाम के लिए नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें एनसीईआरटी में दी गई सभी लाइनों को समझेंगे, हर लाइन को एक्सप्लेन करेंगे और पूरे चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ेंगे ताकि समय कम लगे और आप ठीक से समझ सकें। अगर आप अपने साथ अपने टेक्स्ट बुक लेके बैठें तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। आइए शुरू करते हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, इस डेट को आप जरूर याद रखें, यह डेट हमेशा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहा है। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन ए स्टेट ऑफ अलार्म। 14 जुलाई 1789 का जो सुबह का समय था, उस समय जो पेरिस था, पेरिस की स्थिति बहुत अलार्मिंग थी। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। किंग ने अपने सेना को यह कमांड दे दिया था कि वो शहर में जाए। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स। और इसी बीच ये रूमर फैल गया, ये अफवाह फैल गई कि जल्दी ही राजा अपनी सेना को ऑर्डर देगा कि वह आम जनता पर फायरिंग शुरू कर दे। सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. लगभग 7,000 स्त्री और पुरुष इकट्ठे हुए टाउन हॉल के सामने और उन्होंने निर्णय किया, उन्होंने यह तय किया कि वह एक पीपुल्स मिलिटिया बनाए। लोगों ने डिसाइड किया कि वह एक जन सेना बनाएंगे। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। दे ब्रोक इनटू मतलब तोड़कर घुस जाना, दरवाजा तोड़कर घुस जाना। ब्रेक इनटू का ये पास्ट फॉर्म है, ब्रोक इनटू। दे ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के दरवाजे को तोड़ करके वो उसमें घुस गए। और क्यों घुसे? इन सर्च ऑफ आर्म्स, हथियारों की खोज में वो उस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुस गए। इस पैराग्राफ में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको मैंने यहाँ घेर दिया है। पहला देखें, 14 जुलाई 1789, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस दिन शुरुआत हुई। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है र्यूमर्स। र्यूमर्स के फैलने से ही लोग आंदोलित हुए, लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहां पीपुल्स मिलिटिया जन सेना बनाई। आप इन बातों को याद रखेंगे तो आपके दिमाग में इस पैराग्राफ की मेन बातें रहेंगी और आप इनको ठीक से समझ सकेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। फाइनली ए ग्रुप ऑफ several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition। और अंत में क्या हुआ? सैकड़ों लोगों का समूह आगे बढ़ा पूर्वी क्षेत्र की ओर और पेरिस के पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए वे पहुंच गए जो किले का जेल था जिसका नाम था बेस्टिल। वहां पहुंच गए और उसको उन्होंने तोड़ दिया। और क्यों तोड़ा? वेयर दे होप्ड टू फाइंड, जहां उनको उम्मीद थी कि उनको वहां पे बहुत ज्यादा हथियार मिलेंगे। इसी उम्मीद में उन लोगों ने फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल को डेमोलिश कर दिया, तोड़ दिया। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, दो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम। और इसके बाद एक सशस्त्र लड़ाई हुई, हथियारों से लड़ाई हुई, जिसमें बेस्टिल का जो कमांडर था वह मारा गया और बेस्टिल में जितने भी कैदी बंद थे उनको रिलीज कर दिया गया। हालांकि वहां केवल 7 ही लोग कैद थे जिनको रिलीज किया गया। Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of the king। बेस्टिल से सब लोग घृणा करते थे। इसकी वजह ये थी क्योंकि यह राजा के निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था। The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the markets to all those who wished to keep a souvenir of its destruction।
इस किले को गिरा दिया गया और इसके जो स्टोन फ्रेगमेंट्स थे, इसके जो टुकड़े थे छोटे छोटे, उनको मार्केट में बेचा गया और इसको उन लोगों ने खरीदा जो चाहते थे कि बेस्टिल के ध्वंसावशेष चिन्हों को वो अपने पास रख सकें। उन्होंने उसको खरीदा। इस पैराग्राफ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने यहाँ घेरा लगा दिया है। पहला है द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टिल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे कई प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। दूसरा है कि जो मारा गया वहां पे वो कमांडर था बेस्टिल का। और तीसरा है कि केवल 7 लोग वहां से रिलीज किए गए, जितने लोग वहां बंद थे। तो इस तरह आप 3 पॉइंट याद रखें और पूरे पैराग्राफ को आप ठीक से समझे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। The days that followed saw more writing both in Paris and the countryside. इसके बाद के दिनों में कई जगह संघर्ष और विद्रोह होते रहे, मुख्य रूप से पेरिस में और देहाती क्षेत्रों में लगातार संघर्ष जारी रहा। Most people were protesting against the high price of bread. अधिकांश लोग विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि ब्रेड की प्राइस बहुत बढ़ गई थी और उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था ब्रेड की व्यवस्था करना। Much later, when historians looked back upon this time, बाद के वर्षों में जब इतिहासकारों ने पीछे घूम करके इन घटनाओं को देखा और फिर से इस पर विचार किया, they saw, उन्होंने पाया it as the beginning of a chain of events. उन्होंने इस घटना को एक शुरुआत पाया। किसकी शुरुआत पाया? एक श्रृंखला की। That ultimately led to the execution of the king in France. एक ऐसे श्रृंखला की शुरुआत के रूप में इस घटना को उन्होंने देखा जिसकी अंतिम परिणति फ्रांस के शासक की फांसी से हुई। Though most people at the time did not anticipate this outcome, हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इसका अंतिम परिणाम ये होगा। How and why did this happen? यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? आइए देखते हैं चैप्टर में आगे। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस घटना के पीछे कारण जो था वह द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड भी था। आप इसको याद रखें, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच वेयर द कॉजेज बिहाइंड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो उसमें ये भी एक आपको मिलेगा। बाकी और भी कारण हैं, लेकिन एक कारण आपको ये भी माना जा सकता है, आप इसको याद रखें। आगे हम देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी में फ्रांस के सोसाइटी की क्या दशा थी, इस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि फ्रांस का समाज कैसा था। इन 1774 लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। 1774 में लुई 16 को, जो कि बॉर्बन फैमिली का था, बॉर्बन राजवंश का था, उसकी ताजपोशी हुई। ही वॉज 20 years old, वह केवल 20 साल का था। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेटे। लुई 16 1774 में गद्दी पर बैठा और वह बॉर्बन डायनेस्टी से संबंधित था। और जिस समय वो गद्दी पर बैठा उसकी आयु 20 वर्ष की थी और उसकी शादी हुई थी, उसका विवाह हुआ था ऑस्ट्रियन राजकुमारी मेरी एंटोइनेटे से। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। अपने एक्सेशन के बाद, अपने ताजपोशी के बाद, गद्दी पर बैठने के बाद लुई 16 ने देखा कि खजाना पूरी तरह खाली था, राजकोष खाली पड़ा था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। लंबे समय तक चले युद्ध ने फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, वित्तीय संसाधन को नष्ट कर दिया था, उसका नुकसान किया था। एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलीज। और इसके साथ साथ एक अलग से खर्च वहाँ और था, और वह खर्च था वर्सेली के महल में होने वाले शानो शौकत पर फिजूल खर्च। इस फिजूल खर्ची का बोझ भी राज्य पर था। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। लुई 16 के अंडर में, लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के उन 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से मुक्त होने के लिए, ब्रिटेन से आज़ादी पाने के लिए मदद की। वह ब्रिटेन जो फ्रांस का और अमेरिकी कॉलोनीज का कॉमन एनिमी था। द वार एडेड मोर देन $1 billion to a debt
that had already risen to more than 2 billion livres। फ्रांस पर पहले से ही 2 बिलियन लीवर का कर्ज था। इस युद्ध की वजह से फ्रांस पर 1 बिलियन लीवर से भी अधिक का कर्ज और बढ़ गया। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, उन लोगों ने, उन कर्ज देने वाले लोगों ने जिन्होंने स्टेट को कर्ज दिया था, नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब वे जो लोन उन्होंने दिए थे गवर्नमेंट को, स्टेट को, उस पे उन लोगों ने 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर दिया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ओबलाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। इसलिए फ्रांस की सरकार मजबूर थी कि वह अपने बजट का अधिकांश हिस्सा कर्ज के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए खर्च करे। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, अपने नियमित खर्च को पूरा करने के लिए, सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, जैसे सेना को मेंटेन करने के लिए, द कोर्ट, दरबार को मेंटेन करने के लिए, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, सरकारी ऑफिसेज और यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस, सरकार मजबूर थी कि वह टैक्स बढ़ाए। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड, लेकिन यह कदम भी बहुत पर्याप्त नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। फ्रांस का समाज 18th सेंचुरी में 3 वर्गों में बटा हुआ था। एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस, और केवल थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे किया करते थे। आइए देखते हैं इसमें कहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बनते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लुई 16 गद्दी पर कब बैठा, तो इसका उत्तर है 1774 में। और अगर ये पूछा जाए कि 1774 में गद्दी पर कौन बैठा फ्रांस के, तो आपका आंसर होगा लुई 16। और अगर ये पूछा जाए कि लुई 16 किस फैमिली से था, किस डायनेस्टी का था, तो आपका उत्तर होगा बोर्बन डायनेस्टी का था वो। और क्वेश्चन क्या इसमें है कि जब लुई 16 गद्दी पे बैठा तो उसकी आयु कितनी थी, 20 ईयर्स उसकी एज थी। उसका विवाह किससे हुआ था, तो मेरी एंटोनेटे से हुआ था। और मेरी एंटोनेटे कहाँ की प्रिंसेस थी, तो वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ये सब आपको इंपॉर्टेंट 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन है। और भी क्या इसमें है, इसमें और है कि कितने % इंटरेस्ट चार्ज किया गया फ्रांस पे, तो 10% इंटरेस्ट चार्ज किया गया। फ्रांस का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, तो उत्तर होगा 3 स्टेट बटा हुआ था। और सबसे अधिक टैक्स पे कौन करता था, तो थर्ड स्टेट टैक्स पे करता था। तो ये आपके 1 वर्ड आंसर क्वेश्चंस हो गए। अब देखते हैं कि इसमें जो मैंने ब्लू लाइन में अंडरलाइन किया है ये क्या है। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि खजाना खाली क्यों था, या क्यों इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो गई थी फ्रांस की। तो उसकी वजह यह है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार। आप इतना कीवर्ड याद रखें, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट विच वाज फिटेड इन वर्सेलिस। उसके अलावा फ्रांस हेल्प्ड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज। तो ये सब वजह थी। और क्या था कि फ्रांस पे 2 बिलियन कर्ज पहले से था, 1 बिलियन से अधिक उस पे और कर्ज बढ़ गया। ये सब कंडीशंस ऐसे थे जिसकी वजह से फ्रांस में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही थी। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। जो समाज फ्रांस का था जिसमें 3 वर्ग बटे हुए थे, यह मध्यकाल से चले आ रहे फ्यूडल सिस्टम का पार्ट था, सामंती प्रथा का यह अंग था। The term old regime is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. Old regime प्रायः 1789 के पहले की सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस के बारे में, फ्रांस के बारे में कहा जाता है। आप याद रखें, फ्रांस में ओल्ड रिजिम कब कहा जाता है, तो 1789 के पहले का जो सोसाइटी था और वहाँ का जो इंस्टीट्यूशंस था उसके बारे में ओल्ड रिजिम की व्याख्या दी जाती है। Figure 2 shows how the system of a state in French society was organized. आइए देखते हैं फिगर 2 में कैसे दिखाया गया है फ्रेंच सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस को। आइए देखते हैं। जो फर्स्ट स्टेट है वह क्लर्की है, सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी के लोग हैं, और थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स etc। उसके नीचे देखिए पीजेंट्स एंड आर्टिसंस हैं, और उसके नीचे कौन है, स्मॉल पीजेंट्स हैं, लैंडलेस लेबर हैं, सर्वेंट्स हैं। ये हमारे फ्रांस के सोसाइटी का स्ट्रक्चर है।
क्लर्गी का अर्थ होता है पादरी, नोबिलिटी मतलब कुलीन वर्ग के लोग, और थर्ड स्टेट में ये सभी लोग थे। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाई नोबल्स, द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। पूरे जमीन का 60% जमीन या लैंड ऐसा था जिस पर नोबल्स का, चर्च का और थर्ड स्टेट में जो रिचर मेंबर्स थे उसके, उनका कब्जा था 60% लैंड पर। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट, दैट इज द क्लर्गी एंड द नोबिलिटी, enjoyed certain privileges by birth। और जो मेंबर्स थे ऊपर के दो स्टेट के, जैसे क्लर्गी और नोबिलिटी, इनको बर्थ बेस्ड प्रिविलेज कुछ मिला हुआ था, इनको जन्म से कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। और इनमें जो सबसे प्रमुख था, जो उनको मिले थे जन्म से विशेष अधिकार, उसमें सबसे प्रमुख यह था कि वह राज्य को टैक्स देने से मुक्त थे। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। और जो नोबल्स थे, जो कुलीन वर्ग के लोग थे, वह भी कुछ सामंती प्रिविलेजेस को, विशेषाधिकार को इंजॉय किया करते थे। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। और इन फ्यूडल प्रिविलेज में क्या था? फ्यूडल ड्यूज का कलेक्शन जो वो पीजेंट से किया करते थे, सामंती कर हुआ करता था जिसको किसानों से ये नोबल्स लिया करते। Peasants were obliged to render services to the Lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building roads। किसान बाध्य थे अपनी सर्विसेज, अपनी सेवा देने के लिए अपने मालिकों को। किस चीज में सेवा? उनके खेतों में काम करके, उनके घरों में काम करके, सेना में काम करके और सड़कों के निर्माण में काम करके ये अपने मालिक की सेवा किया करते थे। इस पैरा में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन के 90% लोग जो थे वो पीजेंट्स थे। 60% जो लैंड थी, 60% जो जमीन थी, वह नोबल्स, चर्च और रिचर मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट के पास थी। और क्लर्गी और नोबिलिटी जो थे ये इंजॉय किया करते थे सर्टेन प्रिविलेजेस, इन्हें कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथ्स फ्रॉम द पीजेंट्स। चर्च भी पीजेंट से अपना हिस्सा टैक्स के रूप में वसूल करता था, जिसे टाइथ कहा जाता था। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और इसके अलावे जितने भी मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, वे सभी स्टेट को, राज्य को टैक्स दिया करते थे। दिस इंक्लूडेड ए डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेले। और इसमें जो कर था, जो टैक्स था, जो डायरेक्ट टैक्स था वो था टेले। एंड ए नंबर ऑफ indirect taxes which were levied on articles of everyday consumption like salt और tobacco। और कुछ indirect taxes थे जो लिए जाते थे डेली यूज की चीजों पे, जैसे नमक और तंबाकू। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by the third state alone। राज्य की वित्तीय गतिविधियां जो होती थी उनका पूरा बोझ थर्ड स्टेट पर आता था, और ये बोझ वो टैक्स पेइंग के रूप में निर्वहन किया करते थे। यहाँ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक है कि चर्च जो टैक्स लेता था उसे टाइथ वो उसको देना होता था। डायरेक्ट टैक्स के रूप में टेले जो स्टेट लिया करता था। साल्ट और टोबैको जैसे डेली कंजम्पशन की चीजों पे इनडायरेक्ट टैक्स देना होता था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विच वाज डायरेक्ट टैक्स, तो आप इसका आंसर देंगे टेले। और विच टैक्स वाज एक्सट्रैक्टेड बाय द चर्च, आपका आंसर होगा टाइथ। आइए कुछ न्यू वर्ड्स देखते हैं। ये आपने पढ़ा लीवरेज, आप इसको लीवर्स भी कह सकते हैं, लीवरे भी कह सकते हैं। हिंदी बुक में इसको लीवरे दिया हुआ है, और हिंदी बुक में आपने यहाँ जो पढ़ा टाइथ, इसको टाइथ दिया हुआ है, और ये टेले को इसमें दिया गया है टाइल। लीवरे क्या है? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड इन 1794। फ्रांस के करेंसी की एक यूनिट है ये, जिसको 1794 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बंद कर दिया गया। अब क्या है ये? क्लर्गी, ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स इन्वेस्टेड विथ स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च। वैसे लोगों का समूह जो चर्च में विशेष कार्य को संपादित करने के लिए रखे जाते थे, अर्थात आप पादरी वर्ग कह सकते हैं। अगला है टाइड्स, ए टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एक ऐसा टैक्स जो चर्च लगाता था और जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का
जो भी आमदनी होती थी कृषि से उसका 10वां हिस्सा वो टैक्स के रूप में लेते थे। और ये है टाइल टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, और यह ऐसा टैक्स था जो सीधे सरकार के पास जमा होता था। तो इस तरह से आपने इसको समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। फ्रांस की आबादी, फ्रांस की जनसंख्या जो 1715 में 23 मिलियन थी वह 1789 में बढ़ करके 28 मिलियन हो गई। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, और इसका परिणाम ये हुआ कि अचानक फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड, और जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का वह डिमांड के अनुसार नहीं बढ़ सका। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। इसलिए वहाँ के मैक्सिमम लोगों का जो स्टेपल डाइट था ब्रेड, उसकी कीमत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। मोस्ट वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स, और अधिकांश जो वर्कर्स थे वो वर्कशॉप में मजदूर के रूप में काम करते थे। हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेस, जिनके मालिक उनका मजदूरी तय किया करते थे। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विथ द राइज इन प्राइस, लेकिन जो वेजेस थी, जो उनकी मजदूरी थी, वह मजदूरी प्राइस बढ़ने के हिसाब से नहीं बढ़ी। सो गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, और परिणाम ये हुआ कि अमीर और गरीबों के बीच की दूरी बढ़ गई। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट, और परिस्थिति तब और खराब हो जाती थी जब सूखे या ओले की वजह से पैदावार कम हो जाती थी। दिस लेड टू ए सबसिस्टेंस क्राइसिस, और इसका परिणाम क्या हुआ कि उनकी रोजी रोटी पर भी समस्या आ गई। समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम, और ये एक ऐसी स्थिति थी जो ओल्ड रिजिम में फ्रांस में बार बार हुआ करती थी। यहाँ एक न्यू वर्ड दिया है सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसका मतलब होता है जीविका संकट, जब रोजी रोटी संकट में पड़ जाए, जब आदमी का जीना मुश्किल हो जाए। ये क्या है? एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन, एक ऐसी चरम स्थिति जब बेसिक मीन्स जो है जीने का जो मुख्य आधार है वह भी खतरे में पड़ जाए। अर्थात सबसिस्टेंस क्राइसिस एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी चरम स्थिति है जिसमें जीविका के ऊपर संकट आ जाता है और जीवित रहने के जो मुख्य बेसिक साधन हैं वो भी खतरे में आ जाते हैं। अगला वर्ड दिया है एनोनिमस, अर्थात अनाम। वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, जिसका नाम नहीं पता हो उसे एनोनिमस कहा जाता है। तो यह कुछ मुख्य बातें हुई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छिपे हैं, आप उनको जान जाएं। एक तो पहला सबसिस्टेंस क्राइसिस में एक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये आता है कहीं डिफाइन करने के लिए। दूसरा है कि 1715 में वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी और 1789 में ये बढ़ के 28 मिलियन हो गई थी। और क्या है कि यहाँ प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ गए थे जिसकी वजह से यहाँ के लोग उग्र हो गए। और क्या है कि प्राइस बढ़ी लेकिन मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी, इसलिए मजदूर आंदोलन करने के लिए, विद्रोह करने के लिए मजबूर थे। यही सब वजह थी जिसकी वजह से वहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। आगे और भी कारण हैं जिनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। आप इसको ठीक से समझें, जहाँ दिक्कत हो, जहाँ परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस के रूप में इस चैप्टर को कवर करेंगे और उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, वहाँ से मैं क्वेश्चन बना करके आपको दूंगा। आप वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।